कानून गुरुज। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट विशाल मिश्रा, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। नमस्कार मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन इन दिस शो। यस सर, वी आर आल्सो थैंकफुल टू यू, क्योंकि आप एडवोकेसी का जो शेड्यूल होता है वो इतना हेक्टिक होता है एंड उसमें से टाइम स्पेयर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली इन वर्किंग आवर्स। सो वी आर थैंकफुल टू यू। यू आर वेलकम मैम। So today we are going to discuss on cyber crime. I can say that IT Act also. जो कि अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है एंड काफी आपके ब्लॉग्स एंड रिसर्च पेपर्स भी काफी इसमें आपके पब्लिश हुए हैं। कानून गुरुज की टीम ने जो है डिसाइड किया है कि आज जो है आपके साथ में ये सेशन रखा जाए एंड होपफुली इट विल बी हेल्पफुल टू जो साइबर क्राइम के जो ऑफेंसेस हैं, जो केसेस हैं, जो अपकमिंग लॉयर्स हैं उनके लिए भी, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी, एंड जो कंसर्न है आईटी एक्ट के जो केसेस थे उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। जी मैम, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि मैं कुछ कह पाऊँ, ऐसा बता पाऊँ जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। सो आईटी एक्ट के बारे में हम शुरू करते हैं। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो आईटी एक्ट की आपने चूंकि नाम लिया, आईटी एक्ट में 2000 अराउंड में 2000 में ही इनेक्ट हुआ था और इसका पर्पस यही था, ये लीगल सेक्शंस जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई गवर्नेंस को देना, साथ ही साथ ये साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसमें कुछ पीनल स्टैट्यूट्स भी हैं जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं, कि जहाँ साइबर क्राइम है कौन कौन से मतलब कितने साल की सजा है और कौन कौन सी चीज़ें साइबर क्राइम है। तो ये इस तरीके की चीज़ है। तो पर्पज इसका ये था, ये लीगल रिकॉग्निशन टू ऑल ट्रांजेक्शन डन बाय इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा। तो और ये साइबर क्राइम आप आज भी देख रही हो, अभी हर तरह हर जगह साइबर क्राइम फैला हुआ है, कहीं मोबाइल थ्रू, कभी लैपटॉप के थ्रू, एटीएम के थ्रू। तो उन चीज़ों के लिए मतलब जो प्रिवेंशन है, कुछ गाइडलाइंस हैं और सबसे बड़ी बात पनिशमेंट्स हैं। तो मैम आईटी एक्ट वैसे है तो बहुत ब्रॉड, उसके बारे में बात करें तो काफ़ी लंबा चलेगा, पर पर्पजली इसका जो पर्पस था, जो ऑब्जेक्ट था, वो यही था। किस तरीके के क्राइम्स जो हैं सर साइबर क्राइम में आईटी एक्ट में आते हैं? बेसिकली क्या होता है कि किसी क्राइम की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज क्राइम की नॉलेज होगी तो डेफिनेटली वो क्राइम होगा ही, क्योंकि क्राइम की नॉलेज होगी तो पनिशमेंट की भी नॉलेज होगी। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट सोसाइटी में ये है कि हमें क्राइम की ही नॉलेज नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि किस तरीके के क्राइम जो है साइबर क्राइम में आईटी एक्ट में काउंट होते हैं। देखिए मैम, बेसिकली साइबर क्राइम को डिफाइन करना वर्ड्स में मैं कहूँ कि रोज एक नए तरीके के क्राइम आ जा रहे हैं। तो फिर भी जो प्रॉपर अगर देखा जाए तो अनऑथराइज एक्सेस ऑफ कंप्यूटर या मोबाइल फोन आपका है, आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है विदाउट आपके परमिशन से, आपका वायरस अटैक हो रहा है, कंप्यूटर सिस्टम से थेफ्ट हो रही है, और आजकल में साइबर टेररिज्म भी है, ईमेल बॉम्बिंग हो रहा है, फिजिकल डैमेजिंग कंप्यूटर हो रहा है, इंटरनेट टाइम थेफ्ट हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ इसमें आ जाती है साइबर क्राइम के उसमें, और ये बेसिकली आईटी एक्ट में डिफाइन है। पर अलग वे से भी साइबर क्राइम हो रहा है आजकल। आप देख सकती हैं, मतलब फेसबुक और सोशल मीडिया पे एक नया तरीके का टर्म्स आया है, सेक्सटॉर्शन। आपको ऑफर मिल रहे हैं, फेसबुक पे मैसेज आ रहा है, कोई वीडियो कॉल कर रहा है और वीडियो को मॉर्फ करके आपको एक्सटॉर्ट किया जा रहा है कि मुझे पैसे दो, ब्लैकमेलिंग की जा रही है। तो ये भी एक साइबर क्राइम है। तो और हम कहीं पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं अपने मोबाइल से, कोई लिंक आ जा रहा है, हम वहाँ क्लिक कर दे रहे हैं, तो ये साइबर क्राइम है। वहाँ से हमारे साथ अगर फ्रॉड होता है या जो भी जिस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो हर वे में एक नए तरीके से रोज एक साइबर क्राइम, हमारे इंटरनेट बैंकिंग का, मोबाइल बैंकिंग का, या हमारे यूपीआई मतलब पेटीएम है, गूगल पे है, इनका ट्रांसफर, या इस तरीके से इस कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो भी क्राइम हो रहे हैं वो साइबर क्राइम है, जहाँ भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। डेफिनेटली सर, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है हमारे व्यूअर्स के लिए, एंड हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, सर डेफिनेटली आंसर देंगे। एंड सर इसमें मैं ये आगे ही जानना चाहूँगी कि इन दीज डेज जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जो एक प्रॉब्लम हम देखने को मिलती है हमें, कि हैकिंग और जो क्लोनिंग होती है,
बेसिकली ये क्या चीज होती है, और अलॉन्ग विथ जो आपका मैं आंसर चाहूंगी आपसे वो ये है कि किस तरीके से कोई पर्सन जो है इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस या इस क्राइम से अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि एटीएम की क्लोनिंग होना एंड हैकिंग होना अपने आप में एक फाइनेंशियल लॉस भी बहुत होता है लोगों के लिए, और बहुत ज्यादा अभी ये चीज ट्रेंडिंग में चल रही है, लोग काफी इससे ज्यादा परेशान है, विक्टिम है। तो क्या आपके सजेशंस इसमें रहेंगे? देखिए, बेसिकली हैकिंग के बारे में पूछा। हैकिंग का प्रॉपर मतलब है कि आप आपके कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल करना विदाउट आपकी परमिशन से। कई बार मतलब मैं पहले हैकिंग पे ही आना चाहूँगा कि मैंने जैसा अभी आपको बताया कि आपका मान लीजिए सोशल मीडिया है, फेसबुक है नॉर्मल, कोई उसके अकाउंट को एक्सेस कर लेता है या विदाउट आपके परमिशन से। इवन हो सकता हो आपने कभी उसको पासवर्ड बता दिया हो, आपका कभी दोस्त रहा हो, तो वो भी एक हैकिंग का पार्ट है। कई बार बिना आपके बताए हुए लोग हैक कर लेते हैं आपके साथ आसपास रहते हुए, या पासवर्ड देख के या किसी भी तरीके से। तो सोशल मीडिया के अलावा आपके इंटरनेट बैंकिंग है, ये भी हैकिंग। तो मतलब आपके डेटा है, आपके डेटा का इस्तेमाल अपने हिसाब से करना, उसे एक मैलाफाइड इंटेंशन से उसे यूज करके और कोई भी फ्रॉड करना। फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया कोई अकाउंट हैक करता है तो कोई फोटो डाल देता है या कोई ऐसा पोस्ट कर देता है जो कि अनपार्लियामेंट्री हो, ना लाइक ऑफेंसिव हो बेसिकली। और अगर आपका कोई अकाउंट हैक करता है तो ऑब्वियसली आपसे पैसे ट्रांसफर करना, जो करना। क्लोनिंग का मैम प्रॉपर मतलब है एक तरीके से एक एग्जैक्ट कॉपी बनाना उस चीज की। तो आजकल एटीएम क्लोनिंग वगैरह के केसेस बहुत सामने आ रहे हैं, इस तरीके से भी फ्रॉड हो रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि किसी वे में आपका प्रॉपर, आजकल तो ये भी इश्यूज सामने आए हैं कि एटीएम मशीन में ही जो हैकर्स हैं या जो लाइक आप कह सकती हैं कि क्रिमिनल्स हैं, वो कोई छोटा सा कैमरा लगा देते हैं, छिपा कर रखते हैं, जिससे उन्हें आपके पासवर्ड की और कार्ड की जानकारी हो जाती है। फिर उसका क्लोन बना के उससे एटीएम क्लोनिंग कर लेते हैं और उस तरीके से आपके साथ मतलब पैसा आपका सारा गायब कर देते हैं। तो ये है तो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? क्या आपके क्या मैम। सजेशंस रहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? मैम सजेशंस मैं हमेशा यही देता हूँ कि कभी अगर अब एटीएम क्लोनिंग की बात ही है तो किसी भी एटीएम में जाए तो प्रॉपर आप देख लें, एक बार जांच परख लें, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं अब सामने आ रही, पहले ऐसा नहीं था। और रही बात अकाउंट या मतलब सोशल मीडिया अकाउंट या मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, तो इस वे में हमें अपने आप में किसी भी तरीके से अवेयर रहने की ज़रूरत है। कोई भी कॉल, कोई भी ओटीपी, कोई भी ऐसा लगे कि आपको आजकल स्पैम मतलब कोई भी आपके पास कॉल आता है, कहीं से भी आपको ओटीपी माँगा जाता है, तो आप देने से बचें या आप वेरीफ़ाई कर लें। इवन आजकल मतलब आज किसी भी काम के लिए ओटीपी की ज़रूरत होती है, तो या तो कोशिश करें आपका जो सबसे ऑथेंटिक बंदा है वो आपका काम करे, वो आपके साथ बैठा हो और आपके साथ प्रॉपर कोई भी, मान लीजिए आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, आप नहीं कैपेबल हैं खुद करने के लिए। प्लस कई बार आजकल लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं एडवर्टाइज़मेंट से, फेक एडवर्टाइज़मेंट पे। सोशल मीडिया पे आप हमेशा देखेंगे किसी न किसी पे इस लिंक पे क्लिक करें, आपको इतने का बम्पर प्राइस मिलेगा या फलाना चीज़ है, ये कोई आईफ़ोन है आपको 5,000 रुपए में मिल रहा है। तो लोग उस पे तुरंत चले जाते हैं, बिना सोचे समझे कि चलो देख लेते हैं। और कहीं न कहीं वहाँ कुछ लोग होते हैं जो वापस आ जाते हैं उन्हें लग के, और कुछ लोग उसके जाल में, ट्रैप में फँस जाते हैं। तो बेसिकली मैम हमें इन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। किसी भी वे में किसी भी फ्री के ऑफ़र में हमें नहीं जाना है। साथ ही साथ अपना, हम अगर एटीएम निकालने जाएँ तो देख लें, हम सतर्क हो जाएँ और वही ओटीपी हमें किसी को नहीं देना है। हमारे बिल्कुल जितने भी सर। डिटेल्स। जी, जी। बिल्कुल सर, काफी अच्छे से आपने जो है चीजें एक्सप्लेन की हैं, और मैं ये समझ पा रही हूँ आपके आंसर से कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर इन सजेशंस को फॉलो करेंगे तो काफी सारे क्राइम से वो भी बच जाएंगे। जी मैम, जी मैम। कई बार एक्सपर्ट की जो एडवाइस होती है वो बहुत बार आपको हेल्प करती है, आपका वे क्लियर करती है। तो इसमें सर मैं आगे आपसे ये जानना चाहूंगी, जो अपना आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट का सेक्शन 43 एंड सेक्शन 66, ये बेसिकली क्या कहता है, एंड किस तरीके के जो पनिशमेंट्स का प्रोविजन जो है इस सेक्शन में किया गया है, या क्यों इतना ये सेक्शन जो है इम्पोर्टेंट माना गया है आईटी एक्ट का? देखिए, हाँ, मैम इफ मतलब देखा जाए कोई भी बंदा, कोई भी विदाउट आपके परमिशन के, ऑनर के परमिशन के किसी के
जो उस मोबाइल या कंप्यूटर के चार्ज में है, उस नेटवर्क के चार्ज में है, एक्सेस करता है, कोई चीज़ डाउनलोड करता है और उसका कहीं भी इस्तेमाल करता है। तो यहाँ बेसिकली मैम पेनाल्टी है 43 में। और जब 66 की बात करेंगे हम, तो 66 पनिशमेंट की बात करता है। 66 वो पनिशमेंट बताता है कि जो 43 मतलब सेक्शन 43 में हमें दिया गया हुआ है, ऐसे एक्ट होते हैं जहाँ जिसके लिए जो पनिशमेंट्स हैं वो 66 में, इसलिए 43 और 66 इंपॉर्टेंट है। इस पनिशमेंट में मैम 10 इयर्स तक के पनिशमेंट में काफ़ी सारे ऑफेंसेज हैं। मैंने 66 में सारे बताया गया है, आईटी एक्ट में पूरे ऑफेंसेस बताए गए हैं। तो उसमें मैम 3 साल से लेके 10 इयर्स तक के पनिशमेंट है। अब डिपेंड करता है कि कैसा क्राइम है। तो उसमें 3 इयर्स की है कि मतलब डेटा अगर थेफ्ट वगैरह की बात हो, साइबर टेररिज्म है तो 10 इयर्स तक का है, और 5 इयर्स तक की है कि अगर आप उस पे किसी भी तरीके का हम ऑफेंसिव चीज़ वायरल करते हैं या वो करते हैं। तो ये प्रॉपर पनिशमेंट की 66 बात करता है, और 43 में हमारे वो चीज़ें दिए गए हैं जिस में एक पेनाल्टीज की बात करती है, और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, स्टोरेज डेटा का इस्तेमाल करके हम यूज़ करते हैं, अपने यूज़ में लाते हैं विदाउट ऑनर के परमिशन की। तो ये बात किस तरीके की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है? जी, परमिशन की रिक्वायरमेंट मैं बेसिकली मैं आपके साथ हूँ, आप बैठा हूँ, आपका लैपटॉप यूज़ करना चाहता हूँ, तो आपने मुझे परमिशन दिया। आपका मेल खुला हुआ है, आपके मेल पे क्या-क्या डेटा है, तो आप ज़्यादातर मैं भी अपने लैपटॉप में कई बार मेरे मेल खुले हुए होते हैं, तो उसका मुझे परमिशन अगर नहीं मिला, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ किसी अपने पर्पज़ के लिए, तो बेसिकली मैम ये एक तरीके सा क्राइम है। विदाउट आपके परमिशन की कोई भी डेटा आपने अपने इस्तेमाल की चीज़ें रखी होगी। कई बार ऐसे होते हैं, कंपनी के इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं। कई बार होते हैं लोग अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इंफॉर्मेशन अपने मेल में सेव की करने के लिए रखते हैं। तो किसी भी तरीके का आपने लैपटॉप में भी अपने बहुत सारे डेटा रख सकते हैं। तो परमिशन इन द सेंस कि अगर मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, आपका मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ या कुछ भी, तो आपका परमिशन होना चाहिए, या आपके पर्पज़ पे यही सपोज़ करिए आप ही ने मुझे कोई काम दिया कि विशाल मेरा ये काम कर दो, मेरे ये फॉर्म भर दो। तो आपके पास कोई ओटीपी आ रहा है, आप मुझे दे रही हैं, तो वो आपका परमिशन है। और परमिशन का मतलब मैम कि मेरे लिए मेरा कोई भी सामान आपके इस्तेमाल में तब आए जब मेरा परमिशन या मेरे नॉलेज में हो कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर काफ़ी अच्छे से आप एक्सप्लेन करते जा रहे हैं चीज़ों को। सर मैं आपसे आगे ये जानना चाहूँगी क्योंकि लीगल फील्ड का ही हमारा ये वीडियो है। तो नेचुरल सी बात है, जो लीगल फील्ड के जो केस लॉज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो ये केस हुआ था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना गया है? क्यों हमेशा रूलिंग्स में इसका हवाला दिया जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन की जो केसेज़ हैं उसमें भी इसका हवाला दिया जाता है, आईटी एक्ट में भी ये है। तो बेसिकली ये क्या केस था? और क्यों हर इंडियन को जानना जो है ज़रूरी है इस केस को? मैम इंडियंस को जानना जरूरी है। 66 ए को स्ट्रक डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट में। इसके फैक्ट्स मैं आपको छोटा सा बताना चाहूँगा। वैसे इसमें एक लड़की ने बाबा साहब मतलब शिवसेना के जो प्रमुख थे उनका डेथ हुआ था और मुंबई बंद थी। तो एक लड़की ने एक पोस्ट किया था कि मुंबई आज डर में बंद है, मतलब डर के। तो इस बात पे बहुत सारे मुंबई में शिवसेना के लोग जितने भी बाबा साहब के फॉलोअर्स थे, तो ठाकरे सर, तो वो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ राइट टाइप की सिचुएशंस आ गई थी। तो इस पे एक आया था, इसको स्ट्रक डाउन किया गया था कि 66 ए को प्रॉपर। तो 66 एक बेसिकली आपके कोई भी मैसेज को, आपके कोई भी उन चीज़ों को, ऑफेंसिव चीज़ को फेसबुक पे आपके ये 66 एक में जो पहले था पनिशमेंट था आईटी एक्ट में, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था। इसमें नरीमन साहब की बेंच थी, और यहाँ सिर्फ इसी के लिए कि किसी के बारे में आपका मतलब एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक सपोर्ट दिया गया था, एक तरीके से इसे बढ़ाया गया था कि ये आप मतलब किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि देखा जाए तो उस लड़की का जो कमेंट था, जो बातें थी, मुझे मतलब मैं अपने हिसाब से कहूँ तो कुछ ऐसा नहीं था, एक नॉर्मल उसने अपना व्यूज़ दिया था।
तो इस वजह से ये केस इंपॉर्टेंट है कि 66 एक उसी केस से स्टेप डाउन हुआ था। बिल्कुल सर, होपफुली इस आंसर से जो है लोगों के नोटिस में ये जो केस है, क्योंकि ये केस काफी हाईलाइट केस रहा है, एंड जो हर हाईलाइट केस है वो हर इंडियंस को मतलब अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट्स और जो उसके जो गाइडलाइंस हैं वो क्लियर हो, ये जरूरी है। तो सर इसमें मैं नेक्स्ट जो मैं आपसे जानना चाहूंगी वो ये कि क्योंकि ये चीज इन दीज डेज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा अभी हाइट पे है, एकदम हाई जी, टाइप पे है। एंड मेनली सोशल मीडिया में जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कोई भड़काऊ पोस्ट आपने डाल दिया या कोई जी, भड़काऊ कमेंट कर दिया जो कि प्रोवोक करता है किसी जी। भी पर्टिकुलर फेथ की जो इमोशंस हैं उनको इफेक्ट करता है, या किसी पर्टिकुलर कास्ट को इफेक्ट करता है, तो क्या किस तरीके के क्राइम में माना जाएगा या किस तरीके का पनिशमेंट है? क्या ये काउंट होता है साइबर क्राइम के तहत किसी क्राइम में? मैम देखा जाए प्रोवोकेशन जो है किसी भी क्राइम के लिए आईपीसी में डिफाइंड है, ये मैम वहीं से आएगा। ये इसके लिए पर्टिकुलरली आईटी एक्ट का कोई वो नहीं कहेंगे, हाँ साथ में रीड बिट आईटी एक्ट भी होगा, ठीक है। इसमें जो भी चीजें हमारी आएंगी वो आईपीसी और आईटी एक्ट को दोनों को लेके आएगा। अगर हम किसके थ्रू करते हैं, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, तो वो चीज आएगा इस वे में, लेकिन वो उसमें में मुख्य चीज जो रहेगा वो आईपीसी का रहेगा, इंडियन पेनल जो प्रोवोकेशन है, जो चीजें हैं, तो वो डिफाइन किया गया है हमारा इंडियन पेनल कोड में, वहां से आएगा। और वो डिपेंड करता है मैम क्राइम किस चीज के लिए प्रोवोक कर रहे हैं, तो वहाँ और सारे एक्ट आए हैं। मान लीजिए जैसे प्रोवोकेशन की बात हम जहाँ भी करते हैं, तो कई बार आता है कि किसी को मारने के लिए कर रहे हैं, कभी दंगा फैलाने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें में बहुत सारे आईपीसी के कलेक्टिव सेक्शंस आएंगे और साइबर क्राइम के मतलब आईटी एक्ट के भी सेक्शंस आएंगे, तो प्रॉपर इन दोनों को लेके आएगा। इशू होता है प्रोवोकेशन में कि हम किस चीज के लिए बेसिकली मतलब कौन से क्राइम के लिए प्रोवोक कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हम प्रोवोक किस बात के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और जी, सर इसमें आगे मैं आपसे जो जानना चाहूंगी कि हमारा जो बेसिकली जो आज ये जो वीडियो है इसमें रिसेंट जो इवेंट हुए हैं वो भी शामिल किए गए हैं। तो जो जी, रिसेंटली अभी जो एक बात हुई थी, जो एक घटनाक्रम हुआ था बुली बाई ऐप जी, करके, जो न्यूज़पेपर में और न्यूज में मीडिया में काफी रहा था, हाइट पे रहा था। एंड इसमें कुछ बेसिकली हुआ क्या था, ये क्या क्राइम था ये, या कोई क्राइम था या कुछ क्या क्या चीज थी ऐसी कि क्यों इस चीज को इतना नेगेटिव माना गया? मैम कुछ बच्चों ने एक वीमेन का बेसिकली ऑनलाइन ऑप्शन चलने लगा वीमेन के लिए, ये प्रॉपर उस चीज का वो था। ये बेसिकली मैम एक बुली बाई ऐप था, इसमें कुछ बच्चे ही थे जिन्होंने ऑनलाइन एक ऑप्शन कर दिया मुस्लिम वीमेन का, और फोटो वगैरह भी उसमें लगा दिए थे कि, तो इस वजह से मैम ये केस प्रॉपर उसमें था। बच्चे अरेस्ट कर लिए गए हैं और अभी बेसिकली मैं कहूँ तो जस्ट वो टीनेजर और एडल्ट के बीच के बच्चे थे, काफ़ी यंग बच्चे थे, और अ, इस तरीके की घटना हुई। तो उसमें ऑनलाइन ऑप्शन चल रहा था, उसमें प्रोमिनेंट कुछ रिपोर्टर्स के भी फोटो लगा के इस तरीके का किया गया, इस वजह से ये चीज़ न्यूज़ में है। अभी हार्डली ये 3 या 4 मंथ पहले की घटना है। तो उसमें मैम बिल्कुल अभी बिल्कुल। एक्शन दे दिया गया है, बच्चे गिरफ्तार कर चुके गए हैं, पुलिस ने काफ़ी तेज़ी से एक्शन लिया। जी, जी, जी। तो क्योंकि ये बिल्कुल रीसेंट इवेंट है और इसी से ही कनेक्टिंग जो मैं इन्फॉर्मेशन आपसे चाहूँगी, जैसे कि ये बुली बाई ऐप जैसा जो घटनाक्रम है जो हमारे समाज में हुआ है, तो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए या साइबर क्राइम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किस तरीके के जो अपने ओपिनियन देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, कि हमारे व्यूअर्स उन ओपिनियंस को फॉलो करके अपने आप को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं? और जो बुली बाई ऐप जैसा जो इंसिडेंट हुआ है या क्लोनिंग, हैकिंग के जो हम शिकार होते हैं या ऑनलाइन ठगी के हम जो शिकार होते हैं, इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ नहीं हो, उसके लिए प्रिसाइज़ली किस तरीके का आपका सजेशन रहेगा? मैम देखिए मैंने पहले भी मैं 1-2 सेशन और जगह किया, मैंने हर जगह एक ही बात कही, और ये सच्चाई है कि हम एक रास्ता ढूँढते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, ये तरीका है फ्रॉड करने का, आजकल इस वे में फ्रॉड हो रहा है। तो अगले दिन हैकर्स जो क्रिमिनल्स हैं वो नए तरीके लेके आ जाते हैं, और जब हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है तब हमें पता चलता है कि हाँ, हम फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं और हमारे साथ ठगी हो चुकी है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है सतर्क रहने की। क्राइम पेट्रोल का एक डायलॉग है, आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है। तो यहाँ प्रॉपर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप कभी भी
मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी ऑफर पे, जब तक कि आपको खरीदारी करना है, कोई ऑफर है कि आपको यहाँ ये पैसे मिल रहे हैं, तो आपको पहले उसका चेक करना है ऑथेंटिसिटी है कि नहीं उस ऐप की, उस लिंक की। आप गूगल पे भी देख लेंगे, तो अगर मान लीजिए मेरे साथ मैंने कोई लिंक से शॉपिंग की, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो मैं एक बार रिव्यू या कहीं डाल दूंगा कि हाँ एक ऐप आया, इस वे में आ रहा, हो सकता हो 10 लोगों में से 2 लोग डाल देते होंगे ऐप में, तो कोई सर्च करेगा तो इस तरह की चीज सामने आ गई। अगर कोई भी नया, जैसे हम फ्लिपकार्ट, अमेजन या अलग जितने भी मतलब नोन वेबसाइट्स हैं, उसके अलावा कहीं से हम शॉपिंग करने जाते हैं या किस जाते हैं, तो हमें एक बार उस की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करनी है कि ये सही है या नहीं है। उसके बारे में रिव्यूज पढ़ने हैं। इवन मैंने देखा अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी लोग रिव्यूज पढ़ते हैं क्या चीज़ें हैं। प्लस कभी भी किसी भी अननोन पर्सन, और अननोन कहूँ क्या, नोन को भी किसी भी चीज़ का आपको जो पर्सनल डेटा है उन्हें आपको, क्योंकि आप कह नहीं सकती कि कौन सा नोन हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है। हो सकता हो आपका एटीएम 10 लोगों ने देखा हो, उन 10 में से एक बंदा होगा वो आपके साथ फ्रॉड कर देगा। तो जितने भी हमारे पर्सनल डेटा हैं उन्हें हमें सिक्योर करने की ज़रूरत है, अपने साथ रखने की ज़रूरत है, और कभी भी किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कोई भी जैसे मैसेज वगैरह आता है कि आपको बम्पर, आप इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, आपको बम्पर इनाम मिलेगा, या यहाँ मतलब आपको ये व्यवस्था मिल रही है, तो इन सब मैसेजेस वगैरह से बचने की ज़रूरत है। और आपने क्लोनिंग के लिए पूछा, तो मैं पहले भी बताया था कि किसी भी एटीएम में जान रहे हैं तो एक बार हम देख लें कि कहीं कुछ ऐसा सस्पिशियस सा चीज़ तो नहीं है कि कोई छोटा सा कैमरा लगा या एटीएम के पास, क्योंकि एटीएम क्लोनिंग इसी वे में हो रहा है। तो फिर से मैं कहूँगा आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। और बिल्कुल सर, सही बात है। ये तो बिल्कुल कि हमारी सतर्कता ही हमारा बचाव। हम जितनी अवेयरनेस रखेंगे सोसाइटी में, उतने ही क्राइम कम होंगे। और इन्हीं अवेयरनेस को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए कानून गुरुज़ का जो है ये स्टेप है कि इस तरह की वीडियोज़ जो हैं हम लोग जो है हमारी व्यूअर्स के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए लेके आते हैं। तो सर, इसमें लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरीके का प्लेटफ़ॉर्म जो है आपकी नज़र में कानून गुरुज़ है? कानून गुरुज़ फैमिली से आप काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, तो अब तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? या किस तरीके के जो सजेशंस हैं आप हमारे व्यूअर्स को देंगी? जी मैम, बिल्कुल, मैं लिटरली बहुत दिन से जुड़ा हूँ, और आप और शुभम जी के मेहनत से लिटरली मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप लोग दिन भर इन पे मेहनत करते हैं, और प्रॉपर अलग-अलग से आपके वीडियोज़ आते हैं, और मैं खुद एक व्यूअर हूँ और मैं सारे वीडियोज़ देखता हूँ। मुझे खुद अच्छा लगता है कि अवेयर करने के लिए आप ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, और लकीली अपने कामों के बीच में आप इतना टाइम निकाल के ये कर पा रहे हैं, इसके लिए सच में मैं बहुत आभारी हूँ। और ये सबके लिए, क्योंकि आपके वीडियोस सब एक इंफॉर्मेटिव होते हैं, एक अच्छा सेशन होता है, और कि सबको अवेयर करता है। तो मुझे सच में बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया यहाँ, और मैं फिर से थैंक यू कहूँगा। और आप लोग इस तरीके से मेहनत करते रहिए, और जहाँ भी ज़रूरत होगी, मेरी ज़रूरत होगी अगर किसी भी वे में, मैं भी आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल सर, हम लोग काफ़ी थैंकफुल है सर टुवर्ड्स आपको लेके, और थैंक यू अगेन।